नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट ज़रूर शेयर करूँगा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली जिस तरीके से मार्केट में फॉल देखने को मिला है, आप सभी जानते हैं मार्केट बहुत प्रेशर तभी क्रिएट करते हैं जब ग्लोबली मार्केट में कुछ बड़ा इम्पैक्ट आए। तो अभी देखिए जिस तरीके से युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं इज़राइल के साथ फिलिस्तीन का और देखा जाए तो हमास का, तो उस सिचुएशन मार्केट वेलकम नहीं कर रहा है। उस सिचुएशन को एक्चुअली मार्केट नेगेटिवली देख रहा है। तो जिसके चलते है ऑल ओवर सर इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट के ऊपर भी बिग करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर यही चीज मैं कल के दिन आपको डाउ जोन्स के हिसाब से दिखा दूं तो देखिए डाउ जोन्स का मार्केट भी किस तरीके से रिकवरी भी किए थे और सडनली मार्केट क्लोजिंग होने से पहले ही गिर चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% के 0.50 के आसपास गिरावट देखने को मिला। अभी सिचुएशन कंटिन्यूअसली बिगड़ते जा रहा है। जिस तरीके से युद्ध को मतलब और भी वेलकम किया जा रहा है, मुझे लगता है ये युद्ध थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इस सिचुएशन में देखा जाए तो जितने सारे मतलब कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज के ग्लोबली मार्केट का हालत खराब हो रहा है। और इस सिचुएशन में इंडियन मार्केट में जितने सारे लोग स्टॉक के ऊपर खरीदारी करके रखे हैं उनके लिए क्या राय है जरूर मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलो एक एक करके डिटेल्स को देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बेसिस आपको अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जिसका नाम एक्चुअली आईईएक्स नाम से हम लोग सब जानते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप जो है इसका 11,200 करोड़। और इस मार्केट कैप के बेसिस में मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई है। अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो बुरी तरीके से कंपनी के ऊपर पिटाई देखने को मिला। उसके पीछे दो कारण है। पहले इसका मोनोपोली जो बिजनेस है वो खत्म होने जा रहा है। इस तरीके से रिपोर्ट फाइनली अभी तक नहीं आया, तो जब फाइनली रिपोर्ट आ जाएगा तब इसका मोनोपोली खत्म होने के कारण लोगों के मन में जो डर था वो डर पैदा होंगे कि कंपनी मोनोपोली खत्म हो रहा है तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे सोचकर वो माल बेचना स्टार्ट पहले से ही कर चुके हैं। और मोनोपोली का जो खत्म होने का फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनली अनाउंसमेंट होगा, तब मुझे लगता है और भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी सिचुएशन क्या है वो मैं आपको डिलीवरी के डेटा के हिसाब से दिखा दूं। देखिए पिछले दिनों में कंपनी के ऊपर 44% के आसपास डिलीवरी उठा देखने को मिला। अभी देखिए कुछ दिनों से 40 टू 45 50% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी उठता हुआ देखने को मिले है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे डिलीवरी उठाई गया है उस डिलीवरी के बेसिस में आप देखेंगे तो एक एवरेज डिलीवरी यहाँ पे डेटा देखने को मिला है। इसका मतलब उतना ज्यादा बाइंग भी नहीं हो रहा है और उतना ज्यादा सेलिंग भी नहीं रहा है। फिर भी आप देखेंगे तो सेलिंग का जो प्रेशर है, अभी देखेंगे चार्ट पैटर्न के हिसाब से सेलिंग का जो प्रेशर है, देखिए कंटिन्यूअसली एक जर्नी के एक ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंटिन्यूअसली एक बाइंग ट्रेड बना था और उस बाइंग ट्रेड करीबन 21% के आसपास है। इस बाइंग ट्रेड के रेंज के हिसाब से देखा है तो मार्केट में करेक्शन हुआ और इसी रेंज में मेरा एंट्री लेवल भी है क्योंकि इसको टच करने के बाद एंट्री लेने वाला था। तो गैप डाउन में ओपन हुआ तो मैंने ओपनिंग सेक्शन में ही एंट्री ले चुका था। और देखिए फिर से उस कंपनी ने धीरे धीरे करके अपटेन जाने का कोशिश किया। यहाँ पे 200 डेज ईएमए को सपोर्ट मिला, उसको सॉरी एज ए रेजिस्टेंस मिला। उस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद कंपनी फिर से रिकवरी हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, मुझे लगता है जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है और मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है उसका एक इम्पैक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा ही। अभी कंपनी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक डिटेल्स डेटा आपको मैं बता दूं। कंपनी में जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है मुझे लगता है यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये जो रेंज है, इस रेंज के नीचे 119 रुपीज के नीचे अगर कंपनी क्लोजिंग दे तो ऑब्वियसली 111 रुपीज तक वो जरूर आएगा। और 111 रुपीज जो है ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा? क्योंकि अगर मैं इसी चीज को प्रीवियस डेटा के हिसाब से दिखा दूं तो यही लेवल को टच कर मतलब ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, फिर से रिवर्सल किया, तो उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद देखिए धमाका परफॉर्मेंस हुआ। इसका मतलब ये रेंज कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट बनेगा। तो अगर इस सपोर्ट को टूटता है तो एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मुझे म, मतलब यहाँ पे यही कहूंगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा यहाँ पे कि कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर करेक्शन होने का चांसेस है क्योंकि मार्केट भी उसी तरीके से प्रेशराइज क्रिएट कर रहा है। और रही बात कंपनी के रिजल्ट का, तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ? अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट का आपको बारे में बात करूं,
देखिए रिजल्ट में कुछ चेंजिंग देखने को मिला। आप देखेंगे तो जो मतलब कंपनी का जो डेट था वो सितंबर 22 का, और फाइनली वो रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। अभी देखिए कंपनी का रेवेन्यू बता रहा है कि 95 के आसपास है, 95 करोड़ के आसपास। और कंपनी के टोटल जो रेवेन्यूज है 95.20 करोड़ के आसपास है। कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है, और वो भी एक्सपेंस को यहाँ पे देख सकते हैं, ऑपरेटिंग इनकम और टोटल एक्सपेंस सब कुछ मिलाकर कंपनी के हाथ में जो नेट प्रॉफिट आया, नेट इनकम बिफोर टैक्सेस, आप नेट इनकम बिफोर टैक्सेस देखेंगे तो कंपनी का 93.57 करोड़ के आसपास इनकम देखने को मिला। तो नेट इनकम जो है वो देखा जाए तो पिछली बार का जो क्वार्टर्स का रिजल्ट था उस रिजल्ट से खराब देखने को मिला। तो यही सिचुएशन में मुझे लगता है मार्केट में एक प्रेशराइज और भी बनेगा, क्योंकि रिजल्ट जब खराब होते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक बड़ा सा देखने को मिलता है। हाँ, आपको जो यहाँ पे 97 करोड़ का प्रॉफिट तो हुआ, जो पिछले क्वार्टर्स का जो प्रॉफिट था उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी तो ठीक है, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को कंपनी बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब जो एस्टीमेट था उस एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया। तो इसी के चलते मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशराइज और भी बन सकता है। बाकी इसके ऊपर आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए स्टील कंपनी के ऊपर हमेशा प्रेशर तभी क्रिएट होता है जब ग्लोबली मार्केट के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिलता है। देखिए ग्लोबली मार्केट जब गिरते रहते हैं, हर कंपनीज के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो ही जाता है। चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप कंपनी की तो हालत और भी बिगड़ते जाते हैं। तो टाटा स्टील कोई छोटे मोटे कंपनी है, करीबन एक 1,46,000 करोड़ के आसपास है। तो एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है, और इस बात को आपको याद रखना है कि टाटा स्टील जैसे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक चीज आप जरूर याद रखना, टाटा स्टील इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी के जो फिलहाल के लिए जो लास्ट डेज का जो डिलीवरीज है उस डेटा को दिखा दूं तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कंटिन्यूसली एक डिलीवरी हायर लेवल में उठाई गया। कितना लेवल में उठाएगा आप देखेंगे, 2 दिनों से मार्केट जो गिर रहा है, देखिए मार्केट कंटिन्यूसली नेगेटिव में है, 2.5% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। फिर भी उस टाइम में भी कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग किया जा रहा है। इसका मतलब सोचिए, जब अच्छे कंपनी करेक्शन होता है तब उस टाइम में बड़ा क्वांटिटी ऐड किया जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके से क्वांटिटी जो ऐड किया जा रहा है, क्या वो रिटेल पब्लिक कर रहा है? ऐसे बिल्कुल नहीं, इसके अंदर बड़े इंस्टीट्यूशन भी है, तो जिसके लिए इतनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया जा रहा है। देखिए पहले कितना डिलीवरी था, 40% 30% के आसपास। तो वो डिलीवरी का परसेंटेज जो अलग लेवल में चेंज हुआ उसके वजह उसके कारण यही है कि स्टॉक के ऊपर जब भी करेक्शन होगा तब भी ज्यादा क्वांटिटी ऐड किया जाएगा। अभी करेक्शन कितना हुआ वो मैं आपको बता दूं कि टाटा स्टील के ऊपर देखेंगे तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था। तो फाइनली ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं, एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना था, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। और अभी देखिए कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, जब करेक्शन हुआ इस रेंज पे मैंने ट्रेड लिया, इस रेंज में मैंने ट्रेड लिया। और आपको भी ये भी बताया कि जो टारगेट बनेगा वो 147 का मेरा टारगेट है। अभी टारगेट बनने से पहले देखिए एक मैसिव करेक्शन देखने को मिला है। अभी दो तरीके से देखिए इस कंपनी जो करेक्शन हो रहा है, दो जगह पे यहाँ पे रुकावट बन सकते हैं। पहली रुकावट यहाँ पे है, यहाँ पे जो रुकावट है दो कारण की वजह से बनेगा। पहले देखिए एक स्ट्रांगली यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट जोन है, और उसके बाद देखिए एक स्ट्रांगली 200 डेज ये में भी इसका सपोर्ट बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सपोर्ट बना और यहाँ पे भी सपोर्ट बना, दो अलग अलग जगह पे सपोर्ट बनेगा। तो इस सपोर्ट तक मुझे लगता है जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है इस सपोर्ट तक मार्केट जरूर आएगा, और इस सपोर्ट को होल्ड करेंगे। अगर यहाँ से होल्ड करके फिर से रिवर्सल करे तो सोचना को धीरे धीरे करके अप डाउन जा सकते हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग दे और उसके बाद सपोर्ट ही अगर रेजिस्टेंस बन गए तो इसको फिर से करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को सिर्फ स्टडी करके ही काम करना पड़ेगा। बाकी टाटा स्टील के ऊपर एक ही बात कहूंगा, एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसजीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखे हैं। तो प्रोमोटर के बाद देखिए एफएस ने क्वांटिटी को कंटिन्यू करा, और डीएस ने क्या किया, इस क्वार्टर में कंटिन्यू होल्डिंग को बढ़ा दिया, और देखिए पब्लिक ने कुछ स्टेक बेचा। तो आपको क्या लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहे हैं, क्यों बेकार बेकार से खरीदारी कर रहा है? ऐसे बिल्कुल नहीं, उसको पता है कब उसको खरीदारी करना है, कब उसको बेचना है। बाकी देखिए आप समझदार है, समझदारी से सब कुछ काम लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है भारतीय एयरटेल। देखिए भारतीय एयरटेल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि कंपनी 5G के ऊपर कैपेक्स को बढ़ाने वाले हैं। मतलब 5G जो लॉन्च किया जा रहा है
सिर्फ भारतीय एयरटेल नहीं, रिलायंस जियो भी खुद का जो कैपेक्स है उसको बढ़ाने वाला है। तो सोचिए, कंपनी खुद इन्वेस्टमेंट के मूड में है। जब कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट के मूड में होते हैं, तब आपको एक चीज याद रखना है कि वो इन्वेस्टमेंट किस बेसिस में कर रहा है। क्या सही में उसको प्रॉफिट हो रहा है तब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कि लॉसेस में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए, बिल्कुल देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट करते जा रहा है। हाँ, कंपनी के पास कर्जा भी बहुत ज्यादा है। कर्जे के बारे में बात करें तो कंपनी के करीबन 2,26,000 करोड़ के आसपास कर्जा भी है। उसके हिसाब से कंपनी के 2,70,000 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट भी है। देखिए, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मैं जरूर कहूंगा। अगर मान के चलिए काल बोला जाए कि जितने सारे बोरिंग्स बैंक से लिया गया, दूसरों से लिया गया, उसको चुकाना पड़ेगा, तो कंपनी ऑब्वियसली खुद का फिक्स्ड एसेट को बेचकर वो पैसा चुका सकते हैं। तो इतना दम तो है, मगर वोडाफोन में उतना दम नहीं है। फिर भी देखिए, कंपनी इस बार 49,000 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। तो जब इतने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो क्या कंपनी में कुछ खराबी के लिए? बिल्कुल नहीं, कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी के लिए। और आप कहेंगे सर, सब कुछ तो मान लेता हूँ आपके पास, सही सही भी है, तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए, डिलीवरी देखिए कितना शानदार हो रहा है। तो यहाँ पे शानदार तरीके से डिलीवरी उठाया जा रहा है। और तो जो करेक्शन है वो भी देखिए, उतना ज्यादा करेक्शन नहीं है। 0.6%, 1% के आसपास यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। उस टाइम में ही क्वांटिटी ज्यादा ऐड किया जा रहा है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे करते रहते हैं, सर मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है, क्या मैं एग्जिट कर लूं? देखिए, एग्जिट करना, बाई करना, सेल करना, ये आपके हाथ में है। अगर मार्केट में खराब सिचुएशन में अगर आप खुद के ऊपर धीरज नहीं रखेंगे, तो आपको कभी भी मार्केट पैसा नहीं देंगे। मार्केट हमेशा आपको टेस्ट लेता है कि अच्छा टाइम में तो आप अच्छा खासा ट्रेड तो ले लिए, जब बुरे टाइम चलते हैं तो उस टाइम में आप किस तरीके से मार्केट को बिहेव करते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो एक बार उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। सही में अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो भरोसा होना चाहिए। देखिए, कंपनी के ऊपर एक शोल्डर कम सॉरी हेड कप विद 100% बना था। फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ था और मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया। और फाइनली देखिए, टारगेट के आसपास जाने के बाद ही यहाँ पे करेक्शन हो रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा करेक्शन होगा, क्योंकि अगर करेक्शन होता तो जिस तरीके से एक हफ्ते में मार्केट गिर रहा है, उस सिचुएशन के हिसाब से देखूं तो इसमें भारी भरकम गिरावट होना चाहिए था। उतना करेक्शन नहीं हुआ। मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट को वो फेस कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से वो टारगेट को अचीव भी करेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट लिमिटेड जो एक ऑटो इंसुलरीज एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट करने के पीछे कारण भी है। कंपनी के शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। 170 रुपीज का शेयर, 140 रुपीज का शेयर अभी कितने में चला है? 200 के ऊपर। तो यहाँ पे जो तेजी देखने को मिला, इसके कारण बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। वो अनाउंसमेंट क्या है? बोनस का। हर एक के बदले कंपनी आपको एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले है। अभी इस तरीके से सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैं आपको जरूर बता दूं कि कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी भी कंपनी बोनस स्प्लिट दे रहा है कि उसके ऊपर निवेश कर दूं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते रहते हैं कि सर आप हर वीडियो में बोनस स्प्लिट क्यों दिखाते हैं? देखिए, हर वीडियो में बोनस स्प्लिट इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कौन सा कंपनी बोनस स्प्लिट लेके आ रहा है और किस बेसिस में लेके आ रहा है। अगर सही में उस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना है कि नहीं। तो अगर मुझे क्वेश्चन करेंगे, सर क्या आप इस कंपनी के ऊपर बोनस के लिए अप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा मुझे पोटेंशियल फ्यूचर बेसिस में देखने को नहीं मिलता है। तो मैं हर कोई कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना और सारी चीजों को स्टडी करके उसके बाद काम करना, क्योंकि मेरे वीडियो एज एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो प्लीज स्टडी करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।